हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5 कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया इसका हम डिस्कशन करेंगे। थोड़ा आपको एक पॉइंट इस पर लिखकर हम बात करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, रेडी हो जाते हैं पढ़ने के लिए कि सबसे पहले कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। देखिए, मैं दोनों लैंग्वेज में ही टीच करूँगी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को और सीबीएसई बोर्ड वालों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुक्स सभी गवर्नमेंट स्कूल में एनसीईआरटी की बुक्स हैं। और फ़र्क इतना है कि यूपी बोर्ड हिंदी में होती हैं और सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश में होती हैं, बट होती एनसीईआरटी बुक्स हैं। तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ूँगी, बट ये बुक्स इंग्लिश में मैंने ली हुई है, पर आपको एक्सप्लेन मैं हिंदी में करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक कॉन्टेम्प्रेरी साउथ एशिया। ठीक है, ये क्या है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन इंडिया एंड द पाकिस्तान जॉइंट द क्लब ऑफ न्यूक्लियर पावर, जब क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान ने खुद को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित किया था, जो वो इस्टेब्लिश हो गया था दैट टाइम कि पूरे विश्व की नज़र क्या थी, उस पर टिकी हुई थी। और इनके आपस में कुछ विवाद भी, डिस्प्यूट्स भी थे, जिन पर चर्चाएं चल रही थी। तो इसमें क्या था, परमाणु संपन्न हो चुका था, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर थी। तो क्या हुआ फिर, तो कुछ संघर्ष, डिस्प्यूट्स थे इस क्षेत्र में, मतलब कि देश के जो बीच में जो सीमा, उसका जो बॉर्डर था एंड वाटर्स को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इसके अलावा कुछ कास्टिज़म भी था, उसके बारे में भी कुछ विवाद चल रहे थे, झगड़े चल रहे थे। तो साउथ एशिया का जो इलाका था, रीजन था, क्षेत्र, बहुत ही सेंसिटिव था दैट टाइम। तो उस समय वेरियस टाइप के जो विशेषज्ञ थे, उनका मानना था कि आज विश्व में यह सुरक्षा के लिहाज से खतरे की आशंका बनी हुई थी। साथ ही में एक बात यह भी थी कि इलाके में बहुत सारे लोग इस फैक्ट्स को निराशा की दृष्टि से देखते थे कि साउथ एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें तो ये एक विकासशील और समृद्ध बन सकते हैं, पावरफुल बन सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया के देश के बीच में जो मौजूद कुछ संघर्ष थे, नेचुरल और आपसी जो सहयोग से समझने की कोशिश की जा रही थी, उनके जो झगड़े थे घरेलू राजनीतिक, उस पे सहयोग का मिजाज तय हुआ और उसमें उन्होंने समझौता किया और किस तरह से वो आगे अपनी एक रफ्तार पकड़ी, हम इसका डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द साउथ एशिया। साउथ एशिया है क्या, राइट स्टूडेंट्स, कि साउथ एशिया क्या है और इस टॉपिक में में क्या है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ऑल सिमिलर विद द गैपिंग द टेंशंस ड्यूरिंग द इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिकेट मैच। आपने देखा होगा जब पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब मैच आता है ना, सभी लोग अपने घरों में टीवी लगा के कितने उससे देखते हैं कि भाई हमारी टीम जीतेगी या उनकी टीम जीतेगी। मतलब कोई किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर हो रहा है इतना क्रेज़ नहीं होगा, बट अगर इंडिया एंड पाकिस्तान का हुआ, क्योंकि शुरू से ही एक विवाद का वो रहे हैं, आपस में छोटे मोटे इसमें डिस्प्यूट्स होते रहे हैं। तो इस कारण से भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट मैच होता है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है और सभी लोग बड़े उससे देखते हैं कि भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। और आपने देखा होगा कि मैच देखने के लिए पाकिस्तान अथवा जो इंडियंस हैं, उनके फैन जब एक दूसरे के देश में पहुंचते हैं वहाँ मैच देखने के लिए, तो उनका बहुत ही आदर सत्कार किया जाता है, गर्मजोशी से मेहमान नवाजी की जाती है उनकी। तो ये हुआ हमारा इसके बारे में। अब हम आते हैं कि उनका क्या था। यही जो साउथ एशिया का जो एक मामला है, जो एक
मैटर है या चैप्टर कह सकते हैं, वी कैन से चैप्टर्स, मैटर या प्रॉब्लम जो भी है वो भी सेम इसी तरह की है। यह एक ऐसा रीज़न है, ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ सद्भावना और शत्रुता, आशा निराशा सभी का एक विश्वास के साथ एक साथ ही वो चलती हैं। तो South affairs over in the region where rival and the goodwill, hopes and despair, mutual and the suspense of the trust contest, ये सब एक साथ हैं। तो देखिए, let us begin a taking, देखिए ये तो ब्रश, ओके, ये देखिए, लेट अस बिगिन बाय आस्किंग द एलिमेंट्री क्वेश्चंस। देखिए क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ एक एलिमेंट्री क्वेश्चन यानी कि कुछ प्राइमरी जो सवाल होते हैं। व्हाट इज़ द साउथ एशिया? साउथ एशिया क्या है? द एक्सप्रेशन साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूडेड द फॉलोइंग कंट्रीज: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सबसे पहले क्या है कि भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके अंदर आते हैं। ये जो साउथ एशिया का जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये सब सरवाइव करते हैं, इनका एरिया है। तो हम देखते हैं कि श्रीलंका, द माइट हिमालयाज इन द नॉर्थ, the vast Indian Oceans, Arabian Sea and the Bay of Bengal, the southwest is represent the provider natural insularity to the region which the largely responsible for the linguistic, social and cultural distinctiveness of the continents। देखिए क्या होता है इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स कि किस तरह से जब पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और ये जो दक्षिण एशिया का जो पद का जो व्यवहार है, उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला जो दक्षिण के हिंद महासागर का जो इसका अरब सागर और पूरब में मौजूद है, इस्टेब्लिश्ड है कि वो बंगाल की खाड़ी में जो हर तरह के विशेष बहुत ही अच्छे प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नज़र आता है। यह एक जोग्राफिकली, अगर हम जोग्राफिकली भी देखें तो इसमें बहुत ही सुंदर उपमहाद्वीप के क्षेत्र में एक लैंग्वेज, सोशल, कल्चर, एक जिम्मेदारी का अनुभव होता है, एक अनूठापन है। इस क्षेत्र में अगर हम चर्चा करें कि अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है इसमें, इस क्षेत्र के अंदर, तो इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश लेकिन चीन, देखिए Afghanistan, Myanmar often the included the discussions of the region whole, but China is an important player but is not the considered to be the part region। देखिए चीन जो है स्टूडेंट्स, चीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, चीन बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है चीन, लेकिन इसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। पार्ट तो है परंतु इसको साउथ एशिया का पार्ट नहीं माना जाता। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारा जो चैप्टर था दक्षिण एशिया पद में जो हमने यूज़ किया था, उसमें 7 कंट्री हैं कि और इसको डेफिनेशन किया गया है कि इसमें जो डिवर्सिटी है, डिवर्सिटी इन एवरी सेंस यट द कॉन्स्टिट्यूट जियोपॉलिटिकल स्पेस, राइट, geopolitical space, the various countries in South Asia do not have the same kind of the political system। वी कैन से हम कह सकते हैं कि इस अर्थ में कि ये विविधताओं से भरा पूरा इलाका है और फिर भी राजनीतिक की एक भूमि पर इस क्षेत्र में कि दक्षिण एशिया के जो साउथ एशिया के विभिन्न देशों में एक ऐसी इसमें सीमाओं के बावजूद भी भारत और श्रीलंका में जो ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम रही है। इसमें डिस्पाइट्स मैनी प्रॉब्लम एंड लिमिटेशन श्रीलंका इंडियन सक्सेसफुल ऑपरेट डेमोक्रेसी सिस्टम। देखिए इस सब कुछ होने के बाद भी इसमें जो डेमोक्रेसी सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल
हुआ है फ्रॉम द ब्रिटिश से जब आज़ादी मिलने के बाद। यू विल स्टडी मोर अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेसी in India in the textbooks that deal with the political India since independence. It is of course possible to the point of the many limitations India democracy की बहुत सारी limitations सीमाएं रही हैं, but we have to remember that facts that India has remained the democracy thoughts its existence and the independence country बनी। The same is true is the Sri Lanka। देखिए हम इसको कह सकते हैं कि भाई किस तरह से कि हमने अपने बुक्स में पढ़ा भी तो कि जब इंडिपेंडेंस के बाद कुछ दिनों में भारतीय की राजनीति क्या चर्चा में आई थी। भारत एक लोकतंत्र की तरह बहुत सारी सीमाओं की तरह घिरा हुआ था, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्र के रूप में भारत हमेशा लोकतांत्रिक रहा है और यही बात श्रीलंका पर भी लागू होती है। यही बात सेम इज़ अ ट्रू ऑफ द श्रीलंका पर भी लागू होती है। देखिए पाकिस्तान एंड बांग्लादेश हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ द सिविलियन एंड द मिलिट्री रूलर। तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों की तरह के नेता का शासन रहा है कि पाकिस्तान पर तो और बांग्लादेश पर भी दोनों ही तरह के लीडर्स ने अपना राज किया है। परंतु कोल्ड वर्ल्ड वार के बाद से कुछ ईयर बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र तो कायम रहा और पाकिस्तान में भी आफ्टर कोल्ड वार के बाद मतलब कि दो सालों के बाद मतलब कि 2 बार लगातार इसमें लोकतांत्रिक सरकार रही। एक तो कह सकते हैं कि बेनजीर भुट्टो की और दूसरी नवाज शरीफ की इसमें गवर्नमेंट ने काम किया है। तो अब पाकिस्तान बिगन द पोस्ट कोल्ड वार पीरियड विद सक्सेसफुल डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अंडर द बेनर्जी भुट्टो एंड द नवाज शरीफ रिप्रेजेंट इट सफर्ड अ मिलिट्री क्रॉप इन द 1990। फिर देखिए कि इनका तख्ता पलट हो गया था कब 1999 में। इट हैज़ बीन रन बाय द सिविलियन गवर्नमेंट अगेन सिंस 2018 और उसके बाद फिर से सिविलियन गवर्नमेंट अगेन 2008 में स्टार्ट हो गई थी। टिल 2006 नेपाल वाज द कॉन्स्टिट्यूशनली मोनार्ची विद द डेंजर ऑफ द किंग टेकिंग ओवर द एग्जीक्यूटिव पावर। परंतु नेपाल में राजतंत्र था उस टाइम 2006 में और in 2008 the monarchy was the abolished the Nepal engaged the democracy republic from। देखिए क्या हुआ था स्टूडेंट्स, इसमें हम देख सकते हैं कि भाई 1999 में क्या हुआ था इसमें कि पाकिस्तान का तख्ता पलट हो गया था। 2008 में फिर से लोकतांत्रिक शासन आया और 2006 तक नेपाल में राजतंत्र यानी कि राजतंत्र रहा था, लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं थी। और हमेशा वहाँ के लोगों को इस बात का खतरा रहता था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्ति ले लेगा। भाई अगर वो किंग होगा तो वो क्या करेगा, सारी शक्ति अपने हाथ में ले लेगा और जनता के पास कुछ भी नहीं रहेगा अपने अधिकार के लड़ने के लिए। तो क्या हुआ उसके बाद बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र देखिए उसके मूल्य को स्वीकार किया गया और क्योंकि 2008 में ये राजतंत्र था ये ख़त्म हो चुका था, ओबेलिस्क 2008 में हो गया था और डेमोक्रेसी यहाँ पर आ गई थी। नेक्स्ट आफ्टर दैट देखिए सिमिलरली चेंज आर टेकिंग प्लेस इन द 2 स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ रीजन भूटान बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची 2008। देखिए साउथ एशिया के 2 सबसे छोटे जो देश थे उसमें बदलाव भी हुए कुछ, जैसे कि भूटान 2008 में एक बहुत ही राजतंत्र बन गया था 2008 में। और उसके बाद राजतंत्र का जो नेतृत्व था उसका जो लीडरशिप था उसके अंडर में एक क्या कहना चाहिए कि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी उसके अंदर मतलब कि अंडर में वर्क कर रही थी और पनप रही थी, उभर कर आई। तो दूसरा हम कह सकते हैं कि देश जो मालदीव था,
The Maldives, the other island nations, was the Sultan till 1968 when it was the transformed into the republic with the presidential form of the government. तो वी कैन से कि भाई जो एक संतुलन थी जो 1968 तक सल्तनत रहा था मालदीव में, पर 1968 में यह एक गणतंत्र बन चुका था और शासन की अध्यक्षता प्रणाली भी अपनाई गई थी। 2005 में जून में जो मालदीव की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रणाली थी उसको अपनाने के पक्ष में बहुत सारे बहुमत हुए और सबने मतदान दिया। तो मालदीव में जो डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, देखिए एमडीपी जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसने देश के राजनीतिक मामलों में अपना एक दबदबा बनाया, अपनी एक पावर बनाई। एमडीपी ने 2018 में चुनाव को जीता और उसमें जीत भी हासिल की। तो डोमिनेट ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स द आइलैंड एमडीपी वॉन द 2018 इलेक्शंस में वो विनर भी बनी। तो बहुत सारी चीज़ें इससे देखने के लिए मिलती हैं और हम सीखते भी हैं बच्चे कि भाई कहाँ कैसे चल रहा है। Despite the mixed records of the democracy experience, the people in all of the country share the expressions of the democracy. देखिए जो साउथ एशिया में लोकतंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला रहा था उसके बावजूद भी एशिया की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की, सहभागी रही, अपना जितना हो सकता था बेस्ट दिया। इस क्षेत्र में, इस रीजन में जो 5 बिग कंट्रीज़ थी उन्होंने भी अपना सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण में ये बात सामने आई कि जो 5 कंट्रीज़ हैं वो भी क्या है, लोकतंत्र के को जन समर्थन में उसको साथ दे रही हैं और वो ऐसा ही चाहती हैं कि लोकतांत्रिक कंट्री हमारी रहे, डेमोक्रेसी कंट्री हमारी बनी रहे। तो हर तरह से हर वर्ग और धर्म में जो एक आम पीपल होता है, जनता होती है, नागरिक होते हैं, वो लोकतंत्र को अच्छा मानते हैं और इसके जो प्रतिनिधि होते हैं लोकतंत्र की संस्थाओं का समर्थन भी करते हैं भाई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता के हाथ में सरकार होती है, जनता के हाथ में राइट्स होते हैं। सिर्फ जो जनता से चुने हुए लोग होते हैं, कुछ चुनिंदा लोग होते हैं, वो सरकार को चलाते हैं बस अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, जैसे जनता चाहती है उस तरह से रूल होता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस तरह से इसमें चैप्टर में व्हाट इज़ द साउथ एशिया क्या थी, किस तरह से डेमोक्रेसी आई, किस तरह से राजतंत्र था वहाँ पर, किस तरह से लोकतंत्र आया, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी हैं। और कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ना वो वही सर्वाइव करता है जो धनी होते हैं, रिच होते हैं, प्रॉस्पेरिटी होती है जिसके अंदर, वही ये फल फूलता है। अदरवाइज जहाँ छोटे होते हैं वहाँ पर तो राजतंत्र ही चलता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपना अधिकार जमाते हैं जनता पर, बट तो जो बड़ी कंट्री होती है, रिच होती हैं, वहाँ पर लोकतंत्र यानी कि मीन्स डेमोक्रेसी ही अच्छी होती है और वो वहाँ पर चलती है। तो इस तरह से हमने देखा, आप इसमें देख सकते हैं कि नीचे आपकी बुक्स में थोड़ा सा चार्ट दिया हुआ होगा कि विश्व मतलब किस तरह से जो डेवलपिंग कंट्री है, एशिया, बांग्लादेश, भारत में, इसमें कुछ डाटाज दिए हुए हैं, वो आप बुक में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, व्हाट इज़ द साउथ एशिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगी कि किस तरह से फिर कि द मिलिट्री एंड द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा। मैं जल्दी आपके सामने वीडियो लेके आती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक वो चाहिए जिनको वास्तव में इनकी ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स।